समाकलन सूत्र, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट थ्योरम का, माना कि एफ जेड चाप कलनीय जोरंदा वक्र सी द्वारा प्रबद्ध एक संबद्ध क्षेत्र, एक संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है तथा कैपिटल सी पर यह सतत फलन है, सतत फलन है, तो कैपिटल जी के किसी एक बिंदु Z0 के लिए f ऑफ Z0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C एफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0 dz होगा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ Z0 के इक्वल होगी, Z0 भी C के अंदर ही कोई बिंदु है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा भी कथन है इसका, यदि समवृत्त कंटूर, ये जोरंदा चाप का मतलब समवृत्त कंटूर ही है, C के अंदर तथा ऊपर एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो, एक विश्लेषिक फलन हो, तो एक विश्लेषिक फलन हो तथा C के अंदर Z0 कोई बिंदु हो, कोई बिंदु हो, तो f ऑफ Z0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C एफ जेड अपॉन जेड माइनस Z0 dz। तो दोनों कथन सिमिलर हैं, एक ही मतलब है। पहले वाले कथन में केवल ये कह दिया है कि C के अंदर फलन एफ जेड विश्लेषिक है और C पर सतत है। दूसरे में कह दिया है C के अंदर और ऊपर सभी जगह विश्लेषिक है, तो विश्लेषिक होगा तो सतत भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में होगी, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यूज करके जो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ये है, तो देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। लिख लीजिए स्टेटमेंट। पेज नंबर कितना बुक में? 225 पर है ये। देखिए प्रूफ करते हैं इसका। तो C जो है उसके अंदर फलन विश्लेषिक है, Z0 को सेंटर मान करके एक वृत्त बना लेते हैं हम, Z0 को केंद्र मान करके, और इसका प्रूफ बनाएंगे। देखिए ये स्थिति है, ये आपका C वक्र है कोई, इसके अंदर फलन विश्लेषिक है, और ये कोई बिंदु है Z0। हम क्या करेंगे, Z0 को केंद्र मान करके R त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे C1, और इनकी दिशाएं विपरीत लेनी है, C की और C1 की, ये ध्यान रखना है। माना C1 जो है वो क्या है, मॉड Z माइनस Z0 इक्वल टू R, Z0 को केंद्र मान करके R त्रिज्या का वन, जो कि
पूर्णतः सी के अंदर स्थित है, क्योंकि जो फलन विश्लेषक है वो सी के अंदर ही है। तो आपको वृत्त इतना छोटा बनाना है कि सी से बाहर ना निकले, C1 वृत्त। तो इस स्थिति में माना जी जेड आपने एक नया फंक्शन मान लिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो एफ जेड तो सभी जगह विश्लेषक है, परंतु जी जेड क्या होगा, वो जेड जीरो पर विश्लेषक नहीं होगा। जैसे ही आप जेड की वैल्यू जेड जीरो रखोगे तो नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, परंतु जी जेड जेड जीरो के अलावा सभी जगह विश्लेषक होगा। जेड जीरो पर दिक्कत है जीरो की, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन जी जेड है वो C1 और सी के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसमें वो फलन कैसा है, विश्लेषक है। ठीक है ना। तब जी जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो के अतिरिक्त सी द्वारा परिबद्ध पूरे क्षेत्र में विश्लेषिक फलन है। केवल एक ही बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, बाकी सभी जगह विश्लेषक है। अतः जी जेड सी तथा C1 द्वारा परिबद्ध, अब C1 के अंदर जेड जीरो है तो C1 के बाहर और सी के अंदर, यानी सी तथा C1 द्वारा परिबद्ध परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक फलन है। तब द्विसंबद्ध क्षेत्र के लिए कौशी प्रमेय से कौशी समाकल प्रमेय से, बहुसंबद्ध के लिए हमने बात की थी, जो बाहर इंटीग्रेशन होता है वो अंदर जितने वृत्त होते हैं सबके इंटीग्रेशन के योग के बराबर हो जाता है। तो अंदर केवल एक ही इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ओवर सी जी जेड इक्वल डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर C1 जी जेड डी जेड हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये जो C1 का इंटीग्रेशन था वो C1 के बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1। हमें ये निकालना है, हम ये निकालना है, काम हो जाएगा। C1 हमें वृत्त दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब C1 वाले को हम सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, इसमें हम क्या करें, ऊपर एफ ऑफ जेड जीरो जोड़ दें और घटा दें। इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो प्लस एफ जेड जीरो, एफ जेड जीरो जोड़ दिया और एफ जेड जीरो घटा दिया, और इसके दो पार्ट कर दें में तो ये वैल्यू हो जाए डी जेड, एक्स कहीं नहीं है, डी जेड है। तो ये बन जाएगा C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड प्लस C1 एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। ये वैल्यू बन जाएगी, एक इंटीग्रेशन के दो पार्ट हो गए, आपने एफ जेड जीरो जोड़ दिया और घटा दिया। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन निकाला हमने अलग से, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं C1 के ऊपर, क्योंकि एफ ऑफ जेड जीरो कॉन्स्टेंट है, समाकलन जेड जीरो के सापेक्ष करना है, और जो C1 वृत्त है उसके लिए मॉड जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू R है, तो वहां से आप जेड माइनस जेड जीरो निकाल सकते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा ये वाला पार्ट। सर एक बार शुरू से ओरली बता दो थोड़ा सा। देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, हमने एक फलन माना जी जेड, कौन सा माना, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था, प्रूफ करना था, उसी को माना। तो आपको एफ जेड के बारे में तो जानकारी दे रखी थी कि सभी जगह विश्लेषक है, तो जी जेड भी सभी जगह विश्लेषक होगा, क्योंकि एफ जेड से ही बनाया है हमने। लेकिन जब हर में जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, तो विश्लेषक नहीं होगा। नीचे जीरो कब आएगा, जब जेड की वैल्यू जेड जीरो हो जाएगी।
Z0 इसके अंदर ही है सी के, तो इसलिए हमने लिखा कि जी जेड जो फलन होता है जेड बराबर Z0 के अतिरिक्त सभी जगह विश्लेषक होता है। तो जी जेड फलन कहां पे विश्लेषक होगा? सी और C1 के बीच वाले क्षेत्र में, C1 के अंदर नहीं होगा। वृत्त जो बनाया है वो Z0 को केंद्र मान के इसीलिए बनाया था हमने। तो आपने क्या किया, दुसंबद्ध क्षेत्र के लिए कौशी समाकलन प्रमेय लगा दिया। वो क्या कहता है कि जो इंटीग्रेशन सी है वो अंदर जितने भी वृत्त बने थे छोटे छोटे उन सबके योग के बराबर होता है। अब अंदर एक ही वृत्त बना था तो C1 के बराबर हो गया। इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी जी जेड की, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसको आपने सॉल्व किया तो इसके लिए क्या किया, -Z0 + Z0 ले आए, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इस तरह से बनाया आपने। अब आप क्या करोगे, उस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को? इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया कि चूंकि वृत्त C1 mod Z - Z0 = R है, इसका अर्थ Z - Z0 बराबर कितना होता है, सवाल में सीखा था हमने, Re⁻∗θ। ठीक है, और dz बराबर क्या हो जाता है, R⁻e⁻∗θ। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 2π वृत्त के लिए, 0 से 2π। तो ये वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन में रखेंगे और ये वाला इंटीग्रेशन निकल जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, तब इंटीग्रेशन ओवर C1 f(z0/z - Z0 dz), f(z0) कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/z - Z0 की जगह Re⁻∗ रख देंगे, dz की जगह R⁻e⁻∗θ dθ, और लिमिट 0 से 2π। ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आयोटा बचेगा, तो f(z0) और आयोटा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 2π dθ। dθ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा आ जाएगा, और थीटा पर लिमिट 0 से 2π, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2π आयोटा f(z0)। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाती है। तो समीकरण से हम लिख सकते हैं, इस समीकरण में मान रख दें, अतः इंटीग्रेशन ओवर C1 fz/z - Z0 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C1 fz - fz0/z - Z0 dz प्लस ये इंटीग्रेशन C1 वाला, इसकी वैल्यू आ गई 2π आयोटा f(z0). इसको आप लेफ्ट हैंड में ले आओ तो ये बन जाएगा C1 f(z/z - Z0 dz माइनस 2π आयोटा f(z0). ये किसके बराबर हो गया, मॉड लगा दिया, इधर भी मॉड लग जाएगा, मॉड इंटीग्रेशन ओवर C1 fz - fz0/z - Z0 dz। इक्वेशन नंबर 1, इससे पहले एक बना चुके हैं 1, 2 रख दो, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये स्टेप है ना वाली, fz/z - Z0, इसमें क्या किया है? कुछ नहीं किया, एक बार जोड़ा था एक बार घटाया था, ये बात तो एज इट इज लिखी है वो स्टेप। सर इसको मोड में क्यों डाल रहे हो, मोड मोड में? आगे सॉल्व करना है इसलिए मोड में डाल दिया। मत डालो मोड में, आगे बनाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। वो मोड में डालने से बस ये है कि आपको पता रहेगा क्या करना है आगे। अब मॉड वाले को आपको सॉल्व करना है। अब जो fz है वो आपका सतत सतत है, सतत फलन है, तो हम सतत फलन की परिभाषा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो fz जो है वो वृत्त C के अंदर सतत है, तो C1 पर भी क्या होगा, सतत होगा, सब जगह सतत होगा, Z0 पर भी सतत होगा। तो Z0 पर सतत फलन की परिभाषा लगाएंगे हम।
ठीक है, मिटा दूं? हाँ हाँ सर। तो देखिए, इसके बाद हमें सतत फलन की परिभाषा लगानी है। चूंकि फलन एफ जेड सी के अंदर तथा ऊपर सतत है, अतः जेड जीरो पर भी सतत होगा, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। ये सतत फलन की परिभाषा है। तो आप क्या करें, आर को इतना छोटा ले ले, त्रिज्या को, कि वो मॉड जेड माइनस जेड जीरो डेल्टा से छोटा आ जाए। ठीक है ना? जबकि आपका जो वृत्त है C1, उसके लिए मॉड जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर है। तो त्रिज्या को हम वृत्त कितना भी छोटा बना सकते हैं। तो हम वृत्त को इतना छोटा बनाएं कि वो, चूंकि आर को इच्छानुसार छोटा किया जा सकता है, बस जेड जीरो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जेड जीरो केंद्र है, तो कितना भी छोटा करोगे वृत्त को, केंद्र तो वृत्त के अंदर ही रहेगा। इसलिए आर लेस देन डेल लेने पर मॉड जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर लेस देन डेल, तब वृत्त C1 के लिए क्या हो जाएगा? C1 के लिए ये कंडीशन सत्य है, तो ये भी सत्य होगी। मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वो मॉड कैसे लगाया। इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन मॉड C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इसको अलग अलग कर दें तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन मॉड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो की जगह तो हम लिख देंगे एप्सिलॉन। और देखिए, नीचे वाली वैल्यू यदि हम बड़ी, डेल्टा से बड़ी वैल्यू आर है, तो नीचे वाली वैल्यू, तो डेल्टा से छोटी वैल्यू आर है, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, तो टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड डी जेड। और मॉड डी जेड क्या होता है? इंटीग्रेशन वो होता है वृत्त C1 की, वक्र C1 की लंबाई। तो C1 वृत्त है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। तो इट इंप्लाइज 2 पाई एप्सिलॉन, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है मॉड वाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ इंटीग्रेशन C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, दिस इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन एंड दिस इज टेंस टू जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा ले सकते हैं। तो समीकरण 2 में मान रख दें, तब समीकरण 2 से इस मॉड की वैल्यू क्या थी? ये था हमारा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड जीरो इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। भाई इसकी वैल्यू ये है समीकरण 2 में, तो हमने पहले ही मॉड लगा दिया था। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो जाएगी।
अब मॉड की वैल्यू तो छोटी हो नहीं सकती, यानी कि जीरो के बराबर ही हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि C1 Fz z माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस टू पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ से यदि हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ जेड जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 Fz अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये इस तरह से हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। कौशी समाकलन सूत्र, ये यहाँ पर हम प्रूफ कर लेते हैं, कौशी समाकलन सूत्र इस तरीके से।